अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 18। ज़रा आसान सा टॉपिक है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन कह रहे हैं कि इसमें ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन, इसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जेंडर रोल प्रेफरेंस होता है, जेंडर रोल एडॉप्शन होता है और जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन होता है। कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है वो इन चीज़ों को, जो भी उसके इर्द गिर्द एट्रीब्यूट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उससे अपने आप को एसोसिएट करता है, अपने सेक्स को, जो उसके इर्द गिर्द जो सेम सेक्स पेरेंट होता है उसको देखता है, अडॉप्ट करता है उसकी चीज़ों को, और जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके सेम सेक्स के, उनको देख के अपने रोल्स आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपना जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है, जब जेंडर रोल प्रेफरेंस की तरफ आती हूँ मैं, इसमें कह रहे हैं कि उसके जो अपने प्रेफरेंस होते हैं टॉयज़ के, जो जो प्रेफरेंस है वो 3 साल की उम्र में शुरू होता है। और जो उनको जो क्वाइट फर्म हो जाते हैं अपने प्रेफरेंस पे, वो 5 साल की उम्र तक इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो टू कंपैरिजन टू द अदर्स इज़ अ परसेप्शन, एक परसेप्शन होता है अपने सेक्स रोल का, और वो उसके मुताबिक अपना जो है ना, अपने अगर वो गर्ल्स हैं तो वो अपने अपना जो उसका सेक्स है उसके उस अपना जो जेंडर है, सेक्स जो था ना वो बायोलॉजिकल जो था, और जेंडर है जो कि उसकी सोसाइटी में उसने अडॉप्ट किया होता है। जो तो ये मैं दोबारा से रिव्यू करा देती हूँ ना साथ साथ आप लोगों को। तो वो अपने इर्द गिर्द देखता है बच्चा कि मैं किसके साथ एसोसिएट होता हूँ, मेरा सेक्स किसके साथ एसोसिएट होता है, मैं वो फिर उसके मुताबिक अब उसकी प्रेफरेंस होती है टॉयज़ के ऊपर। जैसे कि 3 साल की जो बच्ची हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा उसकी प्रेफरेंस होती है कि मैं डॉल्स के साथ खेलूँ, डॉल हाउसेस के साथ खेलूँ, या मैं प्लेइंग हाउस या टी कप्स वगैरह ऐसा खेलूँ। जो जो बॉयज़ होते हैं वो अब ज़्यादा बाहर खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट वगैरह, कार, ट्रक्स और एयरप्लेन के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगर चिल्ड्रन, वो अपने जेंडर एसोसिएटेड टॉयज़ के साथ इतने बॉदर्ड नहीं होते। एक स्टडी में बताया गया, जिसमें जैकलिन ने जो कि स्टडी की 1973 में, उन्होंने वैरायटी ऑफ टॉयज़ उनको दिए गए बॉयज़ और गर्ल्स को उनकी माओं के सामने। जो टॉयज़ था उनमें रोबोट भी थे, स्टफ्ड एनिमल्स भी थे, फरारीज भी थी, जो कि व्हील फरारी थी ना, उनको उन्होंने पिंक रिबन के साथ डेकोरेट किया था। इसमें उन्होंने कोई इतना ख़ासा डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस उनको नहीं मिला बच्चों की जो कि प्रेफरेंस ऑफ टॉयज़ थी, एक्सेप्ट ये था कि जो बॉयज़ थे उन्होंने रोबोट्स को प्रेफर किया। जेंडर रोल एडॉप्शन क्या है? इसमें क्या होता है जेंडर रोल एडॉप्शन? अब इसकी जो हेडिंग है उससे आपको पता तब चल जाएगा कि जो भी जेंडर रोल है उसका सोसाइटी में जो रोल है एज अ मैस्कुलिन या फेमिनिन, वो एडॉप्शन कहाँ से होगी? वो उसके इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व करेगा, उससे जो भी उसके सेम सेक्स पेरेंट होगा या उसके जैसा सेक्स मेंबर होगा पूरे घर में, उसको देखेगा, उसके बिहेवियर को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और वैसा ही बनना चाहेगा। कह रहे हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा जो कि जल्दी डेवलप कर लेती हैं जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन, जल्दी पता चल जाता है उनको कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। वो कैसे कर लेती हैं? क्योंकि वो अपने माओ के ज़्यादा करीब होते हैं। जो बच्चे होते हैं, बेशक वो बेटा हो बेटी है, वो बचपन में जो छोटे होते हैं वो अपने माओ के साथ ज़्यादा करीब होते हैं। जबकि जो कह रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो साइमल्टेनियसली फ़ौरन ही, मतलब उन जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं, अपने आप को पता कर लेती हैं, उनको पता चल जाता है, अपने रोल आइडेंटिफाई कर लेती हैं। जबकि बॉयज़ होते हैं वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे आ रहा है जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन। इसमें पता चल जाता है उनको कि मैं आया बॉय हूँ, आया मैं गर्ल हूँ। ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, नाम से पता चल जाता है। इतना इजी सब्जेक्ट है ये। इसमें क्या करें, जो बदमाए माओ के करीब बच्चे होते हैं ज़्यादा बचपन में, तो जो डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी रिक्वायर्स, और जो जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए बॉयज़ को डिटैच होना पड़ता है अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियरल पैटर्न से। ठीक है,
जो जेंडर रोल आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज उनका जो अर्ली पेरेंट होता है, जिनके वो करीब होती हैं, वो उनके माएँ होती हैं। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड सोशलाइजेशन। आइडेंटिटी क्या है कि इसमें बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं फीमेल हूँ, मैं मेल हूँ, क्या हूँ मैं। ठीक है, उनको उनको अवेयरनेस आ जाती है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। एक इंटरनल फिनोमेना है जेंडर आइडेंटिटी। जबकि जेंडर रोल क्या है? रोल, जेंडर रोल सोसाइटी से ऑब्जर्व किया हुआ रोल, जो वो उसके अंदर रोल आता है सोसाइटी से ऑब्जर्व करके। जो बच्चे होते हैं उन्होंने बेशक जेंडर आइडेंटिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे भी आ गई है कि चिल्ड्रन मे हैव डेवलप जेंडर आइडेंटिटी। उन्होंने बेशक अपने आप को पहचान लिया कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, लेकिन अभी वो जेंडर टिपिकल वे में जो उसके जो वे जैसे कि मेल जैसे बिहेव करता है या फीमेल कैसे बिहेव करता है, उस तरह वो बिहेव नहीं कर, मे नॉट बिहेव, उस तरह नहीं बिहेव करेंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जेंडर आइडेंटिटी के? कि अगर बच्चे इन ऑर्डर टू डेवलप जेंडर आइडेंटिटी, बच्चे में कैसे होगी जेंडर, कि वो सबसे पहले ये अवेयर करे कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक मेल है, एक फीमेल है। और फिर क्या कहा है कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट हैं उन दो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और फिर वो जो उनके बिहेवियर हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं जो मेल परफॉर्म करता है, कौन से बिहेवियर एक्टिविटीज़ हैं वो फीमेल परफॉर्म करती है। फिर वो अपने आप को इन सब डाटा को कलेक्ट करे, इन्फॉर्मेशन को बताइए बात है, फिर उसके दिमाग में कलेक्ट होगी ना, फिर वो कहेगा, बच्चा सोचता है कि मैं अब किस क्राइटेरिया में फ़िट होता हूँ, मैं किस कैटेगरी में फ़िट होता हूँ, आया मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। अब है जेंडर आइडेंटिटी इन अर्ली इन्फेंसी। अब शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब भी उसके अंदर जेंडर आइडेंटिटी कैसे पैदा होती है ये हम देखेंगे। कह रहे हैं जो छोटा बच्चा होता है, अब इसमें उन्होंने एक रिसर्च की है, कैसे उनको पता है या नहीं पता। कह रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एविडेंस उनको मिली है कि ये जो छोटा बच्चा होता है उसमें भी जेंडर टिपिकल और टिपिकल बिहेवियर्स होते हैं ना, उसमें भी उसको भी थोड़ी बहुत सेंस होती है। उन्होंने एक लेबैक 1994 में और फैगॉट 1993, इन्होंने क्या कहा कि फैगॉट एंड एक लेबन 1994 है, फिर बैक एंड फैगॉट 1993, उन्होंने 7, 9 और 12 महीने के जो बच्चे थे, उन्होंने कहा कि ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल फेसेस में। क्यों, कैसे? उन्होंने उनको तस्वीरें दिखाई और उन्होंने देखा कि वो जो है ना बच्चे, वो लेंथ ऑफ हेयर की वजह से एक इंसान को डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि जो जिसके बाल लंबे थे वो कहते थे ये फीमेल है। फिर एक और स्टडी हुई, उन्होंने इसमें क्या सजेस्ट करते हैं कि जो 24 महीने का जो बच्चा है उसके पास भी नॉलेज है किसकी, जेंडर टिपिकल और जेंडर एटिपिकल एक्टिविटीज़ की। उन्होंने तस्वीरें दिखाई ज़्यादा देर, उसमें देखा कि उन्होंने जो जेंडर टिपिकल एक्टिविटीज़ जो लोग परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि कोई किचन में काम कर रहा है या कोई क्रिकेट खेल रहा है आदमी, तो वो उसको ज़्यादा देर तक के लिए देख रहे थे। फिर 12 या 24 महीने के जो बच्चे होते हैं कि उनको जेंडर टिपिकल टॉयज़ के बारे में पता होता है। जब 12 मतलब कि 1 साल या 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि फिर ये कह रहे हैं कि इट वॉज रिवील्ड कि द गर्ल्स डेमोन्स्ट्रेटेड सम सच नॉलेज बट नॉट द बॉयज़, के बच्चों की, लड़कियों के पास जो थी ना उन थोड़ी ऐसी नॉलेज थी, लेकिन बॉयज़ के पास नहीं थी जेंडर टिपिकल टॉय से रिलेटेड। बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ जेंडर लेबल्स। फिर जब बच्चा बोलने लगता है जेंडर लेबलिंग के, लड़का है तो वो बोलेगा मैंने खाना खाना है, तो वो ये नहीं बोलेगा मैंने खाना खानी है। बस अब मैंने इस तरह जब बोलते हैं छोटे बच्चे, तो वो अपने आप को एज ए लेबलिंग जो होती है, फिर वो कहते हैं कि जो वो छोटा बच्चा होता है वो आपने देखा होगा छोटे बच्चे ज़रा उल्टा बोलते हैं इस तरह ही, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर लड़का है तो ऐसा अगर बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं, मतलब जो भी बोलते हैं अब, तो वो जो उनके अंदर ना एरर्स आते हैं जो उर्दू की लैंग्वेज में ज़्यादातर देखा गया है, ग्रामेटिकल एरर्स या उनके जो बोलने में जो होते हैं अपने जेंडर को बताने में। जेंडर लेबलिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व टू डेवलप। कहने का जो जेंडर लेबलिंग है 18 महीने के बाद शुरू होती है। 18 महीने के बाद। फिर फैगट और लेबेक ने 1989 में कहा कि नो टॉडलर अंडर, जो कोई भी टॉडलर जो कि 18 माह से छोटा है, को वो जेंडर लेबलिंग टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उसको पास नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं कि जो जेंडर लेबलिंग टास्क है वो कुछ ही बच्चे कर सकते हैं जो कि 20 महीने के हों।
जो कह फिर कह रहे हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन आर कैपेबल, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो करेक्ट जेंडर लेबलिंग परफॉर्म कर लेते हैं 24 महीने की उम्र में। फिर जो 27 महीने की जो फिर 27 महीने की जो उम्र है उसमें देखा गया कि आधे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने स्टडी चेक की, स्टडी थी ना उनकी कोई, तो उन्होंने कहा कि जो आधे जो 27 महीने के बच्चे हैं वो उन्होंने करेक्ट जेंडर लेबलिंग टेस्ट को पास किया है। 67 एक और स्टडी में देखा कि जो 67 जो परसेंट जो 2 साल के जो बच्चे हैं वो जेंडर लेबलिंग को अच्छी एक्यूरेटली जो है ना वो परफॉर्म करते हैं कि मैं मेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा जो सेंटेंस एंड में आता है। 28 मंथ्स के जो बच्चे हैं वो जेंडर लेबलिंग में सक्सेसफुल रहे। फिर जेंडर रिलेटेड बिहेवियर ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स, नॉलेज ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। जेंडर रिलेटेड बिहेवियर कहाँ से वो करते हैं अडॉप्ट? अपने इर्द गिर्द के माहौल से लोगों को देखते हैं कि जो फीमेल है उसने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, मेल ने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, उनका हेयर कट कैसा है। एक्यूरेट और अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट जेंडर रिलेटेड बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप आफ्टर एक्यूरेट जेंडर लेबलिंग। कह रहे हैं कि जेंडर लेबलिंग जब डेवलप हो जाती है तो फिर जेंडर रिलेटेड बिहेवियर्स के बारे में पता चलता है और सही नॉलेज तभी मिलती है उन लोगों को। आगे यहाँ पे आ रहा है जो ज़्यादातर बच्चे हैं हैव नॉट डेवलप्ड जेंडर कॉन्स्टेंसी। 3 साल की उम्र तक उनके अंदर जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं आई हुई होती, लेकिन फिर भी वो अवेयर होते हैं अपने जेंडर के बारे में। दे वो समझते हैं कि जो जेंडर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग अपेरेंस। अपने अपेरेंस चेंज कर लेंगे तो जेंडर चेंज हो जाएगा, अपना मेकअप कर लेंगे, हेयर स्टाइल कर लेंगे। अब जेंडर कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं एक डेफिनेशन मैंने लिखी है जेंडर स्टेबिलिटी की। जेंडर स्टेबिलिटी क्या है कि इसमें बच्चे को पता चल जाता है कि मैं या मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको वो मेलनेस उनकी फीमेल्स के बारे में पता चल जाता है, और ये भी कहता जाता है कि ये वक्त के साथ नहीं बदल सकते। जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है? इसमें जो वो बच्चा होता है वो कोग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पहुंच जाता है और फिर वो उसको ये पता चलता है कि मेरा जेंडर क्या है, मैं फीमेल हूँ, मेल हूँ, और मैं फिक्स्ड हूँ। और मैं अगर बाल छोटे कर लूँगा, मैं कपड़े मैं छोटे दूसरे पहन लूँगा, गर्ल्स वाले या बॉयज़ वाले, तो मैं अपना आप को चेंज नहीं कर सकता। मैं कांस्टेंट हूँ, मैं मेल हूँ तो मेल ही रहूँगा। आई विल नॉट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या मैं अपने पेरेंट्स चेंज कर लूँगा तो मैं नहीं बदलूँगा। जेंडर को ये जेंडर कॉन्स्टेंसी की डेफिनेशन हो गई। फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी है वो 2 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। वो कौन कौन से हैं? जेंडर कंसिस्टेंसी और जेंडर स्टेबिलिटी। इन दोनों से मिलके जेंडर कॉन्स्टेंसी बना है। कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी से मिलके क्या बना है? कॉन्स्टेंसी। जेंडर स्टेबिलिटी क्या है कि अवेयरनेस मिल जाती है, नॉलेज हो जाती है कि जेंडर इज़ अ स्टेबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, कि मैं नहीं बदलूँगा वक्त के साथ। या कोई भी इंसान है मेल या फीमेल, अगर वो बाल छोटे कर लेगा, बाल लंबे कर लेगा, नहीं बदलेगा। फिक्स हूँ, फिक्स, आई एम फिक्स्ड, लाइक मैं ग्लू की तरह फिक्स हो चुका हूँ अब। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ही बना दिया, मैं नहीं बदलूँगा। जेंडर स्टेबिलिटी बच्चों में ऑब्जर्व की गई है इवन इन द एब्सेंस ऑफ जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, बट लेटर कैन नॉट बी इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मर। कहने के जेंडर स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की गई है बच्चों में, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ जेंडर कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो बाय द ईयर्स ऑफ एज आर सक्सेसफुल इन टेस्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के टेस्ट में और जेंडर स्टेबिलिटी के टेस्ट में सक्सेसफुल रहे हैं। और इन्होंने जेंडर टिपिकल क्लोथ्स को भी इनको पता चल गया कि कौन से मैं क्लोथ्स पहन सकता हूँ, मैं कौन से टॉयज़ यूज़ कर सकता हूँ, और ज़्यादा क्लोज हैं स्टीरियोटाइप के। जो कुछ प्री स्कूलर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको जेंडर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं इतना पता होता, और जेंडर कंसिस्टेंसी के बारे में ये किसने कहा है? वॉरेन ने कहा है, 2000 में कहा है। और वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं, कहते हैं कि चेंज अपीयरेंस या चेंज नेम ऑफ कैरेक्टर उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है किसी भी जेंडर से रिलेटेड। जब बच्चा एक दफ़ा जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी उसको पता चल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है अपने जेंडर रिलेटेड बिहेवियर से, कि मैं ऐसे ही परफॉर्म करूँगा। मैं मेल हूँ तो मैं मेल को दोस्त बनाऊँगा, मैं मेल हूँ तो मैं मेल तरह के कपड़े पहनूँगा, मैं उसी तरह का गेटअप करूँगा, मैं उसी तरह देखूँगा। तो या फीमेल है तो मैं वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगी। तो
उसके बाद आ रहा है एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या हैं जो कि जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। पेरेंटल एटीट्यूड्स हैं, पीयर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, स्कूल, मीडिया, ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा, अब इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा ना। स्टेजेस ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी और कॉन्सिस्टेंसी। फिर ये कॉन्स्टेंसी और स्टेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन निकाली है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।